आप सभी का स्वागत है कैटलिस्ट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रोशन सिंह, आपका जीएस गुरु। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, और यही टॉपिक आज पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग पूरी कवरेज करेंगे। और निरंतर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम पैटर्न में कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 1 से 2 प्रश्न जो है इस पंचायती राज व्यवस्था से अक्सर आ रही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के लिए अपना सबसे पहला जो विचार रखे थे महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लाने का विचार रखा गया। बाद में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और यही बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक जिला पड़ता है नागौर, और यही राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया। और बस कुछ ही दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 का समय था, और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो सबसे पहला बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि वर्ष 1959 में किन 2 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यही 2 राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ध्यान से सुनते चलेंगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे और हर प्रश्न को क्लियर करके चलेंगे। एक सवाल नहीं छूटना चाहिए। समय लगेगा, अच्छा बनाएंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो 1959 के बाद 1960 में भारत के 3 राज्यों में फिर पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया। जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और असम है। और 1962 में महाराष्ट्र में भी पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो पहला नंबर पर हमने देखा कि 1959 में 2 राज्यों में हुआ, जिसमें पहला राज्य आपका राजस्थान रहा और दूसरा जो राज्य रहा वो आपका आंध्र प्रदेश रहा।
और दूसरे नंबर पर देखा गया 1960 में तमिलनाडु रहा, कर्नाटक रहा और असम रहा। और तीसरे नंबर पर देखा गया 1962 में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया। अब बात आती है पंचायती राज्य नहीं है, पंचायती राज नहीं है। कितने ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज है ही नहीं? तो भारत के 3 राज्य का नाम आता है जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड के अंदर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मिजोरम के अंदर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और तीसरा, मेघालय के अंदर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यही भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। भारत में जो पंचायत का निर्माण होता है वो 3 स्तर पर है। या तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, या तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, या तो चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। द्विस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है वो कहां कहां है? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो दमन द्वीप के अंदर में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। दमन द्वीप, दमन द्वीप के अलावा लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में दमन द्वीप, लक्षद्वीप, इसके अलावा गोवा में है। गोवा के अलावा सिक्किम में है। और सिक्किम के अलावा अंडमान निकोबार में है। और इसके अलावा दादर नागर हवेली के पास भी पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय है। चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल के पास चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और इसके बाद जितना भी राज्य है जितना भी राज्य है वहां
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और यही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाने के लिए जो सुझाव दिया था वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने समझाया कि जिस राज्य के पास 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगा उस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होंगे और जिस राज्य के पास 20 लाख से कम जनसंख्या होगा वहां द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होंगे। और पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पे चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ये बलवंत राय ने समिति समझाया। जब हमारे भारत का संविधान का शुरुआत हुआ था तो पंचायती राज व्यवस्था का कोई खास वर्णन नहीं था। बाद में क्या हुआ कि एक समिति आई, पीके थोंगन समिति, और यही पीके थोंगन समिति के सिफारिश पर संविधान में 73वां संशोधन किया गया। तिहत्तरवां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। और इसी के तहत पंचायत को संवैधानिक मान्यता दिया गया। संवैधानिक मान्यता दिया गया। आपसे सवाल करेगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जबकि लागू 1993 में हुआ था। पंचायत का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 के क से लेकर अनुच्छेद 243 के टवर्गी न तक प्रावधान है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि राज्य पंचायती राज व्यवस्था का गठन करेगा। राज्य पंचायती राज व्यवस्था का गठन करेगा, इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया? 40 में किया गया।
पंचायत का जो चुनाव है राज्य सरकार करवाती है। और पंचायत का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। अगर किसी कारण से 5 वर्ष के पहले अगर पंचायती राज व्यवस्था भंग हो जाए तो 6 माह के अंदर पुनर्निर्वाचन अनिवार्य है। 6 माह के अंदर पुनर्निर्वाचन अनिवार्य है अगर 5 वर्ष के पहले पंचायत भंग हो जाती है तो। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना चाहिए तो 21 वर्ष उम्र होना जरूरी है। चाहे आपको मुखिया का चुनाव लड़ना हो, चाहे आपको पंचायत समिति का चुनाव लड़ना हो, चाहे आपको वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना हो, चाहे आपको सरपंच का चुनाव लड़ना हो, चाहे आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ना हो, पंचायती राज व्यवस्था पर कोई भी अगर चुनाव लड़ना है तो ध्यान रखना 21 वर्ष उम्र होना अनिवार्य है। और 21 साल उम्र हुए बिना अब पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। अब बात आती है सर कि पंचायत के अंदर में आरक्षण है या नहीं। तो पंचायत के अंदर में आरक्षण दिया गया है और पंचायत के जो अंदर आरक्षण दिया गया है वो महिला को दिया गया है और महिलाओं को दिया गया है 1/3। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए कि कहीं कहीं महिला को 50% का भी आरक्षण है और महिला को 50% का आरक्षण भारत के 3 राज्य देता है। 50% रिजर्वेशन दिया है जिसमें पहला अपन वाला है बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा उत्तराखंड है। यही भारत के 3 राज्य हैं जहां महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। बिहार में ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम राज्य, भारत का प्रथम राज्य बिहार है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और इसी के तर्ज पे मध्य प्रदेश और उत्तराखंड भी अपने राज्यों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। तो अगर पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की बात करें तो ए लाइन भी आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है कि पंचायत में अनुदान आता है या नहीं।
तो बिल्कुल आती है। आपके गली में मोहल्ला में सड़क का निर्माण, पक्की नली का निर्माण, नल जल योजना, ये सारी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंदर में हमेशा ध्यान रखना 29 विषय सुरक्षित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। 29 विषय आरक्षित है। पंचायती राज व्यवस्था में अनुदान कौन देगा? तो पंचायती राज व्यवस्था में जो अनुदान देने का काम करता है वो राज्य संचित निधि देता है। अनुदान देने का काम कौन कर रहा है? राज्य संचित निधि। लेकिन जो यहां पे राज्य वित्त आयोग है, यही राज्य वित्त आयोग के सिफारिश पर मिलता है। अगर आपसे सवाल करें कि पंचायती राज व्यवस्था में अनुदान देने का काम कौन करता है, तो राज्य संचित निधि अनुदान देता है, लेकिन किसके सिफारिश पर? राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य संचित निधि पंचायती राज व्यवस्था को अनुदान देती है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कुल कितने विषय सुरक्षित हैं? 29 विषय सुरक्षित हैं। बात समझ में आ रही है? आना भी चाहिए, बिल्कुल आ रही होगी। अब बात आती है सर कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन कौन है? ये छांटने के लिए आएगा। समितियां, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अगर समितियां की बात करें तो सबसे पहला समिति आती है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद आती है अशोक राय मेहता समिति। इसके बाद आती है पिक्के थोंगन समिति। छांटने के लिए आएगा पिक्के थोंगन समिति। इसके बाद आएगा ML सिंधिया समिति। और फिर आएगा PVK रॉय समिति। PVK रॉय समिति। ये 5 समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो छांटने के लिए आएगा कि निम्न में कौन समिति है और निम्न में कौन समिति नहीं है। जिसमें बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था वर्ष 1957 में, अशोक राय मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। पिक्के थोंगन समिति जो था, इस पिक्के थोंगन समिति का स्थापना 1985 में किया गया था। ML सिंधिया समिति था, इसका स्थापना 1986 में किया गया था। और PVK रॉय समिति जो था, इसका स्थापना 1988 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जब आया तो इसका सिफारिश था भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज होना अनिवार्य है। अशोक राय मेहता समिति जब आया
तो इसका सिफारिश था कि भारत के अंदर में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए और पीके थोंगन समिति के सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध बताओ किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। आखिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पूरी बात को समझेंगे। तो त्रिस्तरीय जो पंचायत है, पंचायती राज व्यवस्था को उधर छटवा देते, कौन कौन है, 3 भाग में बांट कर चलेंगे। ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर जो गठन किया जाता है वो ग्राम पंचायत का होता है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति बनता है और जिला स्तर पर जिला परिषद बनता है। अगर ग्राम स्तर पर देखा जाए तो ग्राम स्तर का जो प्रधान होता है, ग्राम स्तर का जो प्रधान होता है मुखिया होता है। मुखिया जो है ये ग्राम स्तर का प्रधान है। इसके अलावा देखा जाए तो सरपंच का चुनाव होता है। इसके अलावा देखा जाए तो वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। तो ये सब जो चुनाव होता है ये सब ग्राम पंचायत के लेवल पर है। पंचायत समिति जो होता है, पंचायत समिति के जो सदस्य चुना कर जाते हैं, इसी में से आपका प्रमुख बनता है और इसी में से आपका उप प्रमुख बनता है। प्रमुख और उप प्रमुख जो बनेंगे वो पंचायत समिति से बनेंगे और इस पंचायत समिति का जो सिक्योरिटी होता है, पंचायत समिति का जो सचिव होता है, ये आपका बीडीओ होता है। बीडीओ का अर्थ हुआ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या इसी को कह सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। और जिला स्तर पर जिला परिषद का चुनाव किया जाता है। किसी भी लेवल पर अगर चुनाव करना हो तो आपको पता है कि निर्धारित आयु कितना चाहिए, 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष से कम उम्र है तो पंचायती राज व्यवस्था में आप चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं? नहीं, आप पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव नहीं लड़ सकते। विद्यार्थी, हम समझते हैं कि जितना कंसेप्ट आज हमने आपको पंचायती राज व्यवस्था से कंसेप्ट दिया और जो फैक्ट दिया वो आपको भली भांति समझ में आई होगी। समझ में आया या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो वीडियो था ये हमारी पहली वीडियो थी, ये पहली वीडियो है। किसी प्रकार का त्रुटि रह जाए, समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लगातार निरंतर हम लोग प्रयास करेंगे। जी, ऑफलाइन पढ़ाने का एक लंबा अनुभव रह चुका है लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का कोई खास अनुभव नहीं रह चुका। अगर कंसेप्ट मेरी पहली वीडियो में अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, पूरी बात समझ में आई होगी,
तो आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा आपकी मर्जी है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर वीडियो अच्छी लगे, लगता नहीं सर बहुत अच्छे पढ़ाए, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रश्न आएगा हम बना लेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, एक लाइक दे दीजिएगा। और लगता है कि सर अच्छे कंटेंट बताते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं और भी अच्छे कर सकें, हमारी मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार अंगूठा बोल के एक बार अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। इससे क्या है कि हमारी जो पढ़ाने का मनोबल है, बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा और हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे कि जो आपको अच्छे कंटेंट है, अच्छे कंसेप्ट हैं, वो सारे कंसेप्ट आपको हम दे सकें। किसी प्रकार की कुछ कमियां रह गई होंगी तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे और हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।